जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछला जो वीडियो है उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर हम लोगों ने बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक पूरा कंप्लीट देख लिया था। सेकंड पार्ट में हम लोग सम्राट अशोक को शुरू करेंगे और इनके द्वारा जो प्रमुख शिलालेख हैं वो भी हम लोग देखेंगे। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितनी हम लोगों ने पढ़ाई की है 2 वीडियोज़ में, कुछ उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में देख लेंगे। इसके बाद जो तीसरा फाइनल पार्ट आएगा उसमें हम लोग मौर्य वंश के समय में जो भी अधिकारी थे, प्रशासन से जुड़े हुए शब्द हैं, प्रशासनिक कार्य थे, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी और बची हुई चीज़ें होंगी वो भी देख लेंगे। तो 3 पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसी बार में हम लोग रिवीजन देख लेंगे या फिर क्वेश्चंस देख लेंगे ढेर सारे। चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक के बारे में अगर हम लोग देखें तो 269 यानी कि 269 BC, 269 ईसा पूर्व से लेके इनका कार्यकाल 232 ईसा पूर्व तक था। तो 269 जो ईसा पूर्व वाला समय है, 269 BCE, इस समय ये गद्दी पर बैठे थे सम्राट अशोक। इन्हीं के समय में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि तीसरा जो बौद्ध परिषद था उसका आयोजन हुआ था इनके कार्यकाल में। ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसके पीठासीन पुजारी जो प्रीसीडिंग पृष्ठ थे वो थे मोगलीपुत्र तीसा। तो मोगलीपुत्र तीसा जो हैं, जिन्हें हम लोग उपगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो इसको प्रिसाइड किए थे, इसके अध्यक्ष थे। मेजर रॉक एडिक्ट जो 8 है, जो प्रमुख शिलालेख 8 है, उसमें भी ये बातें कही गई हैं कि सम्राट अशोक की धर्म एक यात्रा थी जिसके तहत वो बोधि वृक्ष और जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वहाँ भी गए थे देखने के लिए। तो बोध गया ये गए थे, ये जानकारी हमें प्रमुख शिलालेख 8 के द्वारा पता चलता है। इसके अलावा सम्राट अशोक की धम्म यात्रा एक और हुई, वो दूसरी धम्म यात्रा थी। जो पहली धम्म यात्रा थी उसमें तो ये बोध गया गए, और जो दूसरी धम्म यात्रा थी उसमें ये लुम्बिनी गए, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। 21वें साल जो था इनके शासनकाल का जो 21वां वर्ष था, उसमें ये लुम्बिनी गए थे अपने दूसरी धम्म यात्रा पर। एक बात आप याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ने अपनी जो नीति थी वो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट वाली, यानी कि भौतिक विजय जिसे हम लोग बोलते हैं बेरी घोष, इससे बदलकर सांस्कृतिक विजय यानी कि धम्म घोष की तरफ उस नीति को अपनाया। सम्राट अशोक ने कहा कि अब मैं पूरी दुनिया को अपने बल पे, अपनी शक्ति से नहीं जीतूंगा, बल्कि अध्यात्म से, अपनी सोच से, अच्छी बातों से, उससे अब जीतने की कोशिश करूंगा। और यही है धम्म विजय, यानी कि धर्म से हम विजय पाना चाहते हैं चारों तरफ, न कि फिजिकल फोर्स, यानी कि न कि हम सैन्य शक्ति से जीतना चाहते हों। तो ये जो एक परिवर्तन है ये सम्राट अशोक के अंदर आया बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, और ख़ास तौर पे कलिंग युद्ध के बाद। अब देखिए टोटल 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 14 रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है। जो 13वां मेजर रॉक एडिक्ट है, 13वां प्रमुख शिलालेख है, वो ये कहता है कि सम्राट अशोक का जो कमिटमेंट था, यानी कि सम्राट अशोक जो हैं वो प्रतिबद्ध थे कि धम्म को बढ़ाना है, धम्म की शिक्षा चारों तरफ फैलानी है। ये कलिंग युद्ध के बाद हमें जानने को मिलता है। तो जो 13वां प्रमुख शिलालेख है उसमें हमें ये जानने को मिलता है कि सम्राट अशोक का कलिंग में ज़बरदस्त एक युद्ध हुआ था, और उसके बाद उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया था कि अब धम्म को हमें चारों तरफ फैलाना है, धम्म की बातों को लोगों तक पहुंचाना है। सम्राट अशोक ने, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गद्दी जब उन्होंने संभाली 269 ईसा पूर्व में, तो उसके कितने वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया या कलिंग के साथ युद्ध लड़ा। तो सम्राट अशोक अपने गद्दी पर बैठने के बाद, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद कलिंग से उन्होंने युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त किया। इसमें देखिए वो सारे राजाओं के भी नाम हैं जो 13वें प्रमुख शिलालेख में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने धम्म की विजय प्राप्त की किसके ऊपर? एंटियोकस थे ग्रीक राजा, उनके ऊपर, ग्रीक राजा के ऊपर। उसके बाद एंटियोकस हैं सीरिया के, जिनको हम अंतियोका भी बोलते हैं, उनके ऊपर। टॉलेमी इजिप्ट के राजा थे, उनके ऊपर। मगास सीरीन के राजा थे।
एंटीगोनस मैसेडोनिया के थे और अलेक्जेंडर इपीरस के थे। तो ये कुछ ऐसे राजाओं के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि 13वें प्रमुख शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। और इससे ये पता चलता है कि सम्राट अशोक अपने धम्म विजय के मकसद में कितने ज़्यादा सफल रहे हैं। देखिए, ये वो स्लाइड है जो एक स्लाइड आपको कई सारे सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। अब हम प्रमुख शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट थे, प्रमुख शिलालेख थे, उनमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, कौन से शिलालेख में, कौन से प्रमुख शिलालेख में कौन सी बातें लिखी गई हैं, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट था सम्राट अशोक का, यानी कि पहला जो प्रमुख शिलालेख था, उसमें दिया था कि पशु बलि का निषेध होगा। पशु बलि आपको नहीं देना है, जानवरों का सेक्रीफाइस नहीं करना है। ये पहला रॉक एडिक्ट, जो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का, उसमें ये बात कही गई है। उसके बाद दूसरा जब हम देखते हैं प्रमुख शिलालेख, उसमें कुछ दक्षिण भारत के राज्यों का नाम वर्णित है, उसमें वर्णन किया गया है। आप जैसे देख सकते हैं उसमें ये लिखा गया था कि दक्षिण के कुछ हिस्से हैं जिसमें केरला पुत्र, सत्यपुत्र ये लोग रह रहे हैं, तो उनके नाम आपको दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, उनके नाम आपको देखने को मिलते हैं दूसरे शिलालेख में। फिर पांचवा जो प्रमुख शिलालेख है सम्राट अशोक का, उसमें इन्होंने ये बोला है कि धम्म तो हमें चारों तरफ फैलाना है। अभी हमने देखा कि सम्राट अशोक धम्म को अपनाते हैं, धम्म की नीति अपनाते हैं। धम्म का मतलब ये है, उसमें ये बातें कही गई हैं कि आपको मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के धर्म का आदर करना है, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करना है सोसाइटी में। ये सारी बातें धम्म में बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। तो इन बातों को फैलाने के लिए भी किसी की नियुक्ति करना जरूरी है। तो ऐसे लोग जो सम्राट अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनका काम था राज्य में घूम घूम के धम्म की बातों को बताना, लोगों तक पहुंचाना, इन्हें धम्म महामत के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें जानकारी पांचवें प्रमुख शिलालेख से मिलती है, यानी कि फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट से हमें ये जानकारी मिलती है। जो सम्राट अशोक का सातवां प्रमुख शिलालेख यानी कि सेवेंथ मेजर रॉक एडिक्ट है, वो हमें ये बोलता है कि जितने भी संप्रदाय हैं, सेक्ट हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य में, उन सभी को मिलजुल कर रहना है, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करके रहना है, किसी पे आक्रमण नहीं एक दूसरे पे करना है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को गाली नहीं देना है या फिर अनादर नहीं करना है। ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। जो आठवां प्रमुख शिलालेख है सम्राट अशोक का, उसमें ये बताया गया है कि वो बोध गया, अभी हमने पीछे भी देखा था, वो पहला जो इनका धम्म यात्रा था उसके तहत सम्राट अशोक बोध गया गए थे। जो 11वां प्रमुख शिलालेख है सम्राट अशोक का, वो ये बोलता है कि धम्म की जो नीति है वो बेस्ट पॉलिसी है, धम्म की नीति से अच्छी नीति कोई हो ही नहीं सकती है, सर्वोत्तम नीति है धम्म की नीति। 12वां जो प्रमुख शिलालेख है वो भी यही बात बोलता है जो 7वां प्रमुख शिलालेख कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, सारे सेक्ट को, सारे संप्रदाय को बना के रखना है, मेंटेन करके रहना है। जो 13वां प्रमुख शिलालेख है सम्राट अशोक का, वो ये कहता है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भगवान शिव की पूजा करने के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि अब वो उत्तेजना, वो ताकत के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उन्हें अब शांति चाहिए, उन्हें अब धम्म की नीति फैलानी है। तो इसीलिए वो महात्मा बुद्ध के बताए गए उपदेशों पे चलने को तैयार हैं। तो सम्राट अशोक ने एक तरीके से दिग्विजय को धम्म विजय में परिवर्तित कर दिया है। देखिए, दिग्विजय खुद बना है दिक् धन विजय से। दिक् का अर्थ होता है दिशाएं। अब सम्राट अशोक को सारी दिशाओं का मालिक नहीं बनना है, सारी दिशाओं को जीत के आनंदित नहीं होना है, बल्कि अब उन्हें आनंद मिल रहा है धम्म की विजय में, कि यानी कि अच्छी बातें, धर्म और धार्मिक बातों को चारों दिशाओं में हमें फैलाना है। और सम्राट अशोक अब उसके विजेता कहलाना चाहते हैं। और जो आखिरी और प्रमुख शिलालेख है, 14वां प्रमुख शिलालेख, वो ये बताता है कि जितने शिलालेख हैं उनका मकसद क्या है, क्या हम क्यों करना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है, क्यों शिलालेख हम सम्राट अशोक बना रहे हैं। ये बातें जो हैं 14वें प्रमुख शिलालेख सम्राट अशोक की जो द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि 14th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ सम्राट अशोक, उसमें ये बातें कही गई हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, 13वां प्रमुख शिलालेख है,
वो सबसे बड़ा प्रमुख शिलालेख है। इन 14 प्रमुख शिलालेखों में सबसे बड़ा अगर कोई मेजर रॉक एडिक्ट है तो वो कौन सा है? 13th मेजर रॉक एडिक्ट, यानी 13वां प्रमुख शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा जो स्थापित किया गया वो सबसे बड़ा शिलालेख है। यानी 14th मेजर रॉक एडिक्ट इज द लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट अमंग ऑल द एडिक्ट्स दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय सम्राट अशोक। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस ये बन जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का, जो रिलीजियस सिंथेसिस की बात बोलता है? ये सारे PYQ हैं, PCS RO में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण, यानी कि सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना है, धार्मिक सहिष्णुता बना के रखनी है, रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करके रखना है, ये बातें हमें कौन से मेजर रॉक एडिक्ट सम्राट अशोक के देखने पे पता चलती हैं? अभी आपको पीछे आंसर मिला हुआ है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रमुख शिलालेख 12, क्योंकि जो 13वां है वो सबसे बड़ा है। वो हमें पता चलता है कि अब वो धम्म विजय प्राप्त करना चाहते हैं कलिंग वॉर के बाद। तो कलिंग का जो युद्ध है वो हमें पता चलता है 13वें प्रमुख शिलालेख के द्वारा। और जो 11वां प्रमुख शिलालेख है उसमें ये बोला गया है कि धम्म की नीति जो है वो सर्वोत्तम नीति है, बेस्ट पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्दी पर बैठने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग को कब जीता? तो जब राज्याभिषेक हो गया सम्राट अशोक का 269 ईसा पूर्व 269 BC में, तो 8 वर्षों के बाद 261 BC यानी 261वां जो ईसा पूर्व था उसमें सम्राट अशोक ने 8 वर्षों के बाद 8 ईयर्स के बाद कलिंग पे विजय प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 ईयर्स। देखिए यहाँ भी वही बात बोला गया कि सम्राट अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था? ये RO 2014 या 16-14 का ही जहाँ तक याद है ये सवाल था। ये देखिए RO का सवाल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 BC, 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कहीं कहीं आप 301 ईसा पूर्व भी देखते हैं, तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 301 तो दिया नहीं है, तो 300 है, तो इसी को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और आखिरी सवाल, किसके शासनकाल में डिमेकस जो हैं वो भारत आए थे? डिमेकस जो है वो भारत आए थे बिंदुसार के समय में। और आपको बताना है कि कौन से राजा थे जिन्होंने डिमेकस को अपना एम्बेसडर बना के भारत भेजा था। तो ये हम लोगों ने पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये वीडियो था पिछले वाला, उसमें हमने इस चीज़ को देखा हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे राजा हैं, क्या वो सीरिया के एंटियोकस हैं, या वो इजिप्ट के टॉलेमी हैं, या वो मैसेडोनिया के कोई राजा हैं, या वो किसी और देश के हैं जिन्होंने डिमेकस को अपना राजदूत एम्बेसडर बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आपको ये बताना है कि बिंदुसार के दरबार में कौन से राजा ने डिमेकस को अपना एम्बेसडर या फिर राजदूत बनाकर भेजा था। तो यहाँ तक चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये 2 वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। PDF जो है वो शेयर कर दिया जाता है ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा GSN करंट वॉरियर के, और वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को PDF जो है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जैसे ही सम्राट अशोक वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी कि जो सम्राट अशोक के बाद का जो समय है 200-300 साल का, खासतौर पे 300 वर्ष का, जिसके बाद हमें गुप्त काल देखने को मिलता है, तो इन्हें हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें राजा कनिष्क और जो कुषाण वंश है उनके बारे में देखने को मिलेगा, और भी हमें आक्रमण वगैरह देखने को मिलता है बाकी बाहरी देशों का। तो हमें वो सब चीज़ें जो भी हैं वो सब हम लोग देखेंगे उसमें। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। प्राचीन भारत जैसे ही अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। उससे हम लोग उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पहले उसे हम लोग कवर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।